हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ एक और न्यू वीडियो में। जैसा कि मैंने पार्ट 1 में बोला था कि पार्ट 2 के लिए लाइव आना है, तो इसमें लाइव नहीं रिकॉर्डेड क्लास ही रहेगा। ठीक है, तो ये वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है, थोड़ा ध्यान से देखना है आप लोगों को, क्योंकि पर्वत के निर्माण जो 3 प्रकार का था, वलित जो था ना, वो सभी के निर्माण के बारे में हम लोग आज जानेंगे इस वीडियो में। चलिए देखते हैं अगला। और अभी तक मैं बार बार कहते आ रहा हूँ कि आप लोग को इन्फॉर्मेशन नहीं मिलने पाता है कि मैं कब क्या कर रहा हूँ। ठीक है, रेड कलर को दबा दो यार जल्दी से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे अपने टॉपिक की ओर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वलित पर्वत के बारे में। कौन से पर्वत? वलित पर्वत के बारे में आज हम लोगों को पढ़ना है। तो वलित पर्वत में हम लोग सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे कि वलित पर्वत की उत्पत्ति को समझने के लिए 2 बात स्पष्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले इसमें उपस्थित हजारों मीटर मोटे निक्षेप छिछले जल में ही कैसे निर्मित हो सके, जबकि छिछले समुद्र की गहराई किसी स्थिति में 300 मीटर से अधिक नहीं हो सकती है। पहला कंडीशन है, 2 बातों को स्पष्ट करना होगा। ठीक है, तो आगे अभी इसको स्पष्ट कर देंगे। दूसरा यहाँ पे पूछा है, कह रहा है कि दूसरा पूछ रहा है कि निक्षेपित शैलों के पर्वतों के रूप में उत्थित करने वाले बलों की प्रकृति और उनकी उत्पत्ति के क्या कारण थे। तो ये 2 प्रश्न है, इसको पहले स्पष्ट करना पड़ेगा। तो सबसे जो पहला है, ठीक है, देखिए पहले को देखते हैं कि पहले प्रश्न को सुलझाने के लिए भू अभिनतियों, यानी कि जो भू अभिनति का वीडियो बनाया हुआ है कि धारणा बनी थी। ठीक है ना, कि उसको सुलझाने के लिए क्या बनी थी? भू अभिनति की धारणा बनी थी। भू अभिनति सैकड़ों किलोमीटर लंबे एवं 100 से 200 किलोमीटर चौड़े विशाल गर्त होता है। उस वीडियो में भी मैंने बताया था कि जो भू अभिनति होते हैं, ठीक है ना, भू अभिनति होते हैं वो 100 से 200 किलोमीटर तक क्या होते हैं? डीप में होते हैं, चौड़े होते हैं। ठीक है, इनमें महाद्वीपीय थल भाग के अपरदन के फलस्वरूप लाए गए अवसादों का निक्षेपण होता है। पहली चीज़ तो ये। अब दूसरे में जो दूसरा कंडीशन बताया है उसमें देखिए, जो दूसरा कंडीशन है उसमें कि छिछले जल में हो जाता है उसका निक्षेपण, लेकिन निक्षेपण के साथ गर्त की पेंदी, ठीक है ना, नीचे धंसती है और उनका अवतलन होता है। क्या होता है? अवतलन। इस अवतलन के फलस्वरूप छिछलापन निरंतर बना रहता है और निक्षेपण होता रहता है। इस प्रकार छिछले जल में ही हजारों मीटर मोटे निक्षेप निर्मित हो जाते हैं। इस टाइप से होता है। ठीक है, अगला यहाँ पे लिखा है कि भू अभिनतियों में वाइट कलर हो गया है, यहाँ पे ब्लैक करना पड़ेगा। भू अभिनतियों में निक्षेपित शैल वलित और उत्थित होते हैं। ठीक है, सामान्य वलय तो विवर्तनिक और अविवर्तनिक दोनों हलचलों से निर्मित हो सकते हैं, लेकिन भू अभिनतियों में निक्षेपित शैलों का वलन और उत्थान केवल विवर्तनिक हलचलों द्वारा ही संभव है। भू वैज्ञानिक अतीत में घटित परिवर्तनों के अध्ययन पर आधारित परिवर्तन की क्रिया, ठीक है ना, को आवर्ती और चाक्रिक माना गया है। इन परिवर्तनों की, ठीक है, इन परिवर्तनों में पूर्व कैम्बियन कालीन, ठीक है, हियोरोनियम परिवर्तन, निम्न पुराजीवी कालीन कोलेडोनियन पर्वत, अंतिम पुराजीवी कालीन हर्सिनियन तथा ये सब पर्वत का नाम है। ठीक है ना, अंतिम चरण के साथ पर्वत प्रारंभ होने वाले अल्पीय परिवर्तन इत्यादि प्रमुख हो जाता है। ये सभी पर्वतों का नाम है ये सब। ठीक है ना, जो कि नाम आप लोग के मुश्किल लग रहा होगा, इसको आप लोग के देख लेना है। उसके बाद आगे हमारा है यहाँ पे कि उसके लिए भी कुछ कंडीशन बताया गया। तो जो आप वो कंडीशन को देखें उससे पहले यहाँ पे, ठीक है ना, उनको आवश्यक विवर्तनिक बल वो जो है कैसे कैसे उत्पन्न होता है यह समझने के लिए अनेक परिकल्पना प्रस्तुत किया गया। परिकल्पनाओं को निम्नलिखित जो है ये महत्वपूर्ण बताया गया यहाँ पे, इसको जानना जरूरी है। सबसे पहला नंबर पे, जो सबसे पहला नंबर पे है उसे कहते हैं भू संकुचन सिद्धांत। क्या कहते हैं? भू संकुचन सिद्धांत, जिसको कॉन्ट्रैक्शन हाइपोथेसिस कहते हैं। नंबर 2 भू अभिनति सिद्धांत। तीसरा सर्पी परिकल्पना। चौथा समस्थिति का सिद्धांत। पांचवा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। छठा उष्मीय चक्र परिकल्पना। सातवां तरंगन एवं दोलन सिद्धांत। आठवां संवहन धारा परिकल्पना। इस टाइप से। ठीक है, अगला यहाँ पे लिखा है कि परिवर्तन का भू संकुचन सिद्धांत सर्वप्रथम यूरोपीय भूवैज्ञानिक एली ब्यूमॉन्ट
और अमेरिकी भूवैज्ञानिक जेम्स जाना द्वारा प्रस्तावित किया गया। मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये कोई प्रश्न आंसर नहीं है, मैं थ्योरी बता रहा हूँ जो भी मेरे पास बुक है, ठीक है। और बुक क्या, पूरा सिलेबस का ही बुक है मेरे पास। इस सिद्धांत के अनुसार ताप के विकिरण के कारण भूपर्पट्टी ठंडी हो रही है, फलतः पृथ्वी सिकुड़ती जाती है। इस संकुचन के कारण भूगर्भ में तनावमूलक प्रतिबल और भूपर्पट्टी में संपीड़न मूलक प्रतिबल कार्य करेंगे। यह संपीड़न स्पर्श रेखीय होगा। भूपर्पट्टी के महाद्वीपीय खंडों के बीच स्थित कमजोर क्षेत्रों में यह स्पर्श रेखीय प्रतिबल अधिक प्रभावशील होता है। इस प्रकार दृढ़ भाग अधः स्तर के एक तल पर विसर्पित हो वलित पर्वतों का निर्माण करेंगे। भूपर्पट्टी की प्रतिबल स्थिति के कारण ये पर्वत महाद्वीपों के चारों ओर एक पट्टी में होंगे, ठीक है। इन पट्टियों को ही पर्वतन पट्टी कहते हैं। समझ में आ गया। अब यह स्वीकार नहीं किया जाता है कि पृथ्वी के ताप में विकिरण द्वारा कमी होती है, मतलब इसको ये शामिल नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद विघटनाभिक क्रिया से उत्पन्न ऊष्मा पृथ्वी के तापक्रम को बढ़ाने में सहायता करती है। संकुचल परिकल्पना में इस प्रकार उत्पन्न ऊष्मा को ध्यान में नहीं रखा गया और शीतलन से इस प्रकार का संकुचन होगा ही, यह भी स्पष्ट नहीं है। इन सब कारणों से संकुचन सिद्धांत अब मान्य नहीं हुआ, मतलब कि ये जो भी संकुचन सिद्धांत बोला इसका मान्य नहीं माना गया इसको। अगला कि भू अभिनतीय सिद्धांत के अनुसार भू अभिनति के निरंतर अवतलन से उसे दो पार्श्व समीप आ जाता है। इस प्रकार निक्षेपित अवसादों पर संपीड़न बल लगता है। अब संपीड़न बल जब लगेगा तो उसके फलस्वरूप वलित होकर ऊर्ध्वाधर पर्वत के रूप में उत्थित होते हैं, लेकिन परिवर्तन का आग्नेय सक्रियता से सहचरण, उनकी चक्रीय प्रवृत्ति इत्यादि विशेषताएं स्पष्ट नहीं हो पाती। अतः यह धारणा भी क्या हो गया, अमान्य हो गया, ठीक है। ये पूरा सिलेबस का बुक है, इसलिए आपको ध्यान से थोड़ा समझना है और पढ़ना है। आपको अगर नोट करना होगा तो पीडीएफ अगर नहीं भी मिलने पाएगा किसी कारणवश, क्योंकि मैं व्हाट्सएप पे भी बहुत ज़्यादा भेज रहता हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों का एसएमएस आता है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि वीडियो को पॉज कर करके इसका आंसर आप लिख सकते हैं। उसके बाद अगला सर्पी परिकल्पना के अनुसार, जब अब देखिए ये क्या होता है, मान्य है कि नहीं। सर्पी परिकल्पना के अनुसार भू अभिनति में अवसादों के निक्षेपण पर दबाव इतना बढ़ता है कि तल टूट जाता है, ठीक है। फलतः निक्षेपित अवसादों पर पृथ्वी के आंतरिक ताप के प्रभाव से उनका प्रसार होता है। प्रसार के साथ उत्थान होने पर पर्वतों की उत्पत्ति होता है। लेकिन इस परिकल्पना में परिवर्तन की चक्रीय प्रवृत्ति का कोई स्पष्टीकरण नहीं है, मतलब कि इसका भी चक्रीय प्रवृत्ति का कोई स्पष्टीकरण नहीं है और यह स्पिंडल बल को आवश्यक नहीं माना गया, जबकि उसके बिना उत्थान संभव नहीं है। तो इसको हम अमान्य नहीं कर सकते हैं, ये भी थोड़ा मोड़ा काम किया। उसके बाद समस्थिति संतुलन के अनुसार अब क्या होता है, महाद्वीप और महासागर संतुलन की स्थिति में है, ठीक है। लेकिन महाद्वीपों के अपरदन और उत्पाद महासागरों में निक्षेपण से वे असंतुलित हो जाते हैं और ऐसा फिर स्थिति आता है कि समस्थितिक संतुलन सिद्धांत के अनुसार अब क्या होता है कि समुद्र तल अवतलित और महाद्वीपों के हिस्से उठने लगते हैं। उत्थित होते खंडों के संपर्क स्थलों से आमोटन के कारण, ठीक है, आमोटन के कारण पर्वतों की उत्पत्ति होती है। अब सिद्धांत इसमें ये बोला, सिद्धांत कि उत्पत्ति तो संभव है, लेकिन यह संदेहास्पद है कि परिवर्तन के लिए आवश्यक बल इस रूप में प्राप्त हो सकेगा। इस चीज़ पे संदेह रहा। इस प्रकार से देखिए यहाँ पे फिगर बन जाएगा, ठीक है। पदार्थों का स्थानांतरण होगा इस टाइप से। तो देखिए पहले यहाँ पे क्या बोला, अवसादन क्षेत्र क्या होगा, समुद्र से अवतलित खंड इस दिशा में आएगा और यहाँ पे क्या करेगा, पदार्थों का स्थानांतरण इस टाइप से होगा। स्थानांतरण होने के बाद उत्थित खंड जो होगा इस टाइप से, फिर ऊपर जाने के बाद ये क्या बनेगा, पर्वतों का निर्माण कर देगा ऊपर में, है ना। और ऊपर में क्या है, ये ऊपर में ये आपका मैदान है, ऊपर में क्या है, ये सब मैदान है। उसके बाद इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि चित्र क्रमांक ये है, ये तो बुक का है, कोई मतलब नहीं है। समस्थैतिक संतुलन एवं पर्वतों की उत्पत्ति जो है इसी टाइप से होती है, ठीक है। चलिए आगे, अब लंबा है थोड़ा सा, लेकिन बताते हैं बहुत ही आसानी से। अब देखिए अब यहाँ पे कि जो यहाँ पे जो था उसमें तो सबसे पहली नंबर कि महाद्वीप अब स्थित नहीं है। क्या है, महाद्वीप स्थिर नहीं होता है। ये वर्तमान स्थिति में उनकी प्रारंभिक स्थिति से प्रवाह के बाद आए हैं, मतलब कि उनके बाद ही आए हैं। इस क्रिया को महाद्वीपीय विस्थापन कहते हैं। इनका विधिवत अध्ययन अन्यत्र किया गया है। इस विस्थापन में पृथ्वी के घूर्णन के कारण केंद्रापसारी बल ध्रुव के भूमध्य रेखा की ओर तथा सूर्य एवं चंद्रमा के ज्वारीय प्रभाव में एक बल पश्चिम की ओर कार्य करता है। प्रवाहित होते महाद्वीपों के अनुभाग में प्रतिरोध बल के कारण पर्वत निर्मित होते हैं। रॉकी एवं एंडीज पर्वत जो है पश्चिम की ओर प्रवाह के कारण निर्मित हुए, ठीक है।
इनके रॉकी और एंडीज के बारे में शायद आप जानते होंगे। लेकिन परिवर्तन की चक्रीय प्रवृत्ति, सहचरित आग्नेय सक्रियता इत्यादि इसी विशेषताओं का स्पष्टीकरण नहीं हो पाता। इस प्रकार उत्पन्न बल भी परिवर्तन के लिए पर्याप्त नहीं होगा। अगला इसमें लिखा है कि पृथ्वी के विघटनाभिक तत्व है Cl और C में, दोनों में इन तत्वों के विघटन पर ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो उस यहाँ पे ऊष्मा उत्पन्न होती है। उसके बाद ऊपरी Cl भाग में उत्पन्न ऊष्मा को विकिरिकी हो जाती है, लेकिन सीमे में इसका संचयन होता रहता है। सीमे में बिंदु पर इस ऊष्मा का संचय जब उसे प्रगलित करने में समर्थ होता है तो ऊपर स्थित Cl वहाँ अवतलित हो जाता है, ठीक है, और अवतलन पर उसका प्रसार होता है और तनावमूलक बल निर्मित होता है। कुछ समय पश्चात संचित ऊष्मा महासागरों से होकर विकिरित होने पर सीमे अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाता है। परिणाम स्वरूप Cl उत्थित होता है और उत्थान पर उस ताप कम हो जाता है, मतलब कि उसका जो टेम्परेचर होता है वो कम हो जाता है तथा उसमें संकुचन होता है। संकुचन जब होता है तो संपीड़ित बल निर्मित होता है, ठीक है। अब ऊष्मा के संचय का पुनः प्रारंभ होता है। इसके बाद पूरी क्रिया बार बार घटित होती है। इस प्रक्रम को ऊष्मीय चक्र कहते हैं। ये सारा प्रोसेस बताया गया, इसको आप नोट करते चलिएगा, आपको समझ में आता चला जाएगा। उसके बाद ऊष्मीय चक्र जब होगा तो उसके प्रतिबल के पर्वतों की उत्पत्ति होगा उसके चलते। अब परिवर्तन की इस परिकल्पना को ऊष्मीय चक्र या परिकल्पना कहते हैं। यह परिकल्पना पूर्ण रूपेण प्रमाणित नहीं हो सकती, ठीक है। तो देखिए इतना जब सारा कुछ हो जाता है तो हार्मन नाम के एक आते हैं, ठीक है। हार्मन नाम के एक भूवैज्ञानिक आते हैं। वो क्या करते हैं कि सन 1930 में दोलन सिद्धांत प्रस्तावित करते हैं। दोलन सिद्धांत क्या है? इस सिद्धांत के अनुसार अज्ञात ब्राह्मणीय जितना भी ब्रह्मांड के कारणों से भूप्रपट्टी के असंतुलन उत्पन्न हुआ है, भूप्रपट्टी ठोस और दृढ़ होने के कारण, क्योंकि भूप्रपट्टी तो ठोस दृढ़ है, कठोर है, पूरा संतुलन केवल अधः स्तरों में ऊर्ध्वाधर संचलन द्वारा ही संभव होगा। उसके बाद जो आगे लिखा है कि इन हलचलों से अधः स्तर का पदार्थ ऊपर उठकर भू अर्बुद बनाएगा, इसके पार्श्व में एक भूगर्त बन जाएगा और भू अर्बुद में अपर्दन होगा और अपर्दित पदार्थ भूगर्त में एकत्रित होगा। ये सारा कुछ मतलब स्टेप है। अब ब्रह्मांडीय कारणों के से ही निमज्जन और निर्गमन के रूप में दोलन होगा। भूगर्त में एकत्रित पदार्थ एक भू अर्बुद के रूप में ऊपर उठेगा, इसमें विसर्पण द्वारा बल एवं क्षेप निर्मित होगा, अंततः इसका उत्थान होगा, ठीक है, पर्वत का उत्थान। इस प्रकार विवर्तन और उत्थान की परिवर्तन क्रिया से पर्वतों की उत्पत्ति हो जाएगा। समझ में आ गया? उसके बाद लेकिन ब्रह्मांडीय बल की धारणा मान्य नहीं हुआ। सन 1932 में एक और भूवैज्ञानिक आए, वान बेमेलान, ठीक है, ने दोलन सिद्धांत को तरंगन सिद्धांत के रूप में परिवर्तित कर दिया। मतलब वो दोलन दिया था, ये तरंग के सिद्धांत में उसको चेंज किया। अब इस सिद्धांत में बोला कि भूप्रपट्टी के नीचे मैग्मीय विभेदन पर उत्पन्न हल्के पदार्थ ऊपर उठेगा, भारी पदार्थ का अवतलन हो जाएगा और अवतलित होते खंड के पार्श्व में ज्वालामुखी का उद्गार, मतलब ज्वालामुखी निकलेगा। उसी के साथ उत्थित खंडों में विसर्पण के कारण वलन एवं क्षेप उत्पन्न होंगे। अंततः यह वलित क्षेत्र पर्वतों का रूप ले लेगा। यद्यपि इस सिद्धांत में परिवर्तन के साथ, ठीक है, सचरित मैग्मीय चक्र का स्पष्टीकरण तो होता है, लेकिन जटिल होने के बाद यह मान्य नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे बोला सर्वप्रथम काउंट रमफोर्ड कौन है? भूवैज्ञानिक है, पृथ्वी में संवहन धारा की कल्पना किया। और एक और आए जिनका नाम है विलियम हॉपकिंस, और एक और थे आमंड फिशर, आर्थर होम्स, डी ग्रीक्स, वेनिंजमैन इत्यादि। ये इतना भूवैज्ञानिक जो थे, इस सिद्धांत के विकास में विशेष योगदान है इन सभी विकास में। और इस सिद्धांत के अनुसार बोला गया कि भूप्रपट्टी के नीचे परवार में गहराई के साथ साथ तापक्रम बढ़ता जाता है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि धरती के जितना अंदर जाएंगे टेम्परेचर बढ़ते मिलेगा। इस प्रकार परवार के कम और अधिक तापक्रम वाले क्षेत्रों में घनत्व का भी अंतर हो जाएगा। कम तापक्रम पर घनत्व अधिक हो जाएगा और परवार की श्यानता भी बहुत अधिक नहीं होता है। इस प्रकार ताप का अंतर महाद्वीपों और समुद्र के नीचे स्थित अधस्तरों में ही होगा। विघटनाभिक क्रिया तापक्रमों में अंतर रखने में सहायक है। अंततः जिस प्रकार उबलते पानी में संवहन धारा बनती है, वैसे ही संवहन धारा परवार में भी उत्पन्न होगी। आगे लिखा है कि विभिन्न वैज्ञानिकों ने संवहन धाराओं की विभिन्न प्रणालियों को प्रस्तावित किया। ग्रीक्स द्वारा प्रस्तावित संवहन प्रणाली सरलतम है
अब जो ग्रीक्स का था इसी को आसान माना गया। अब ग्रीक्स ने यह प्रणाली को तो बहुत प्रयोगों के बाद प्रस्तावित की थी। ये धाराएं नीचे दिए गए चित्र की भांति, अभी चित्र दिखाएंगे, जब दो ऊपर उठती हुई धाराएं मिलकर फिर एक नीचे की ओर घूमेंगी उस स्थान पर भूपर्पट्टी में संपीटन बल कार्य करेगा। अब देखिए यहाँ पे कि क्या बोला कि जब दो ऊपर उठती हुई धारा, कहाँ पे फिगर निकालिए, दो देखिए ऊपर उठती हुई धारा है, एक यहाँ देखिए धारा है ना, एक यहाँ धारा और एक यहाँ धारा, तो दोनों जब उठेगा तो पृथ्वी के संपीड़न यहाँ निर्माण हो जाएगा। ठीक है, ये गोल टाइप के दो को दिया हुआ है। उसके बाद संपीड़न बल कार्य करेगा, साथ ही उसका एक भाग नीचे की ओर मुड़ जाएगा, ऐसे जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है ना, ऐसे मुड़ जाएगा। इस अवसाद पर्वत श्रेणी में उत्थित हो जाएंगे और संवहन धारा बंद हो जाएगी। अब ये क्या है कि यहाँ पे जो बल उत्पन्न हुआ, तो ऐसे मान लीजिए आया, तो ये क्या हुआ, ऊपर की उठ रहा है, इस टाइप से ये पर्वत का निर्माण हो जाएगा और ये संवहन धारा जो है ये क्लोज हो जाएगा, यानी कि बंद हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से। उसके बाद है ना, उसके बाद यहाँ पे क्या बोला कि संवहन धारा बंद हो जाएगी। इस प्रकार विशाल संवहन धाराओं की सहायता से परिवर्तन की अधिकांश विशेषता समझाई जा सकती है, लेकिन छोटी संरचनाओं को इस विधि से समझाना बहुत कठिन हो जाएगा। यद्यपि भूगर्भ की कुछ गौण असंततियों की उपस्थिति संवहन धारा का समर्थन नहीं करता है, इस मतलब हर एक चीज़ों का इससे निर्माण नहीं होता है, लेकिन इस सिद्धांत को पर्वती की उत्पत्ति समझना संभव है। मतलब जितना भी हम लोग पीछे भी एक्सपेरिमेंट देखे उससे पर्वतों की उत्पत्ति के बारे में समझना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन इससे हमारा सक्सेस हो सकता है, इसको हम आसानी से इसको हम मान सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला है, थोड़ा सा स्टेप बचा हुआ है कि वस्तुतः पर्वतों का एक निश्चित भौमिकीय जीवन चक्र है। सर्वप्रथम अवसादों का निक्षेपण तो होता है, इसके बाद भू अभिनति में संपीड़न बल कार्य करने लगता है, तत्पश्चात वलन क्षेपण और भ्रंश के द्वारा पर्वतों का निर्माण होता है। पर्वतों का निर्माण यहाँ देखिए पूरा निष्कर्ष निकल कर आ गया कि वलन, क्षेपण और भ्रंशन के कारण पर्वतों का निर्माण होता है और उनका उत्थान होता है। प्रौढ़ावस्था में पर्वतों की ऊंचाई अधिकतम होती है तथा अपर्दन प्रारंभ हो जाता है, बाद में उत्थान होना समाप्त हो जाता है और अपर्दन क्रियाएं अधिक प्रभावशील हो जाती है। अंततः अपर्दन क्रियाएं पर्वतमालाओं में संप्राय भूमि में परिवर्तित होने का प्रयास करती है। मतलब जो पर्वत बन गया तो क्या होने का प्रयास करेगा, भूमि में चेंज होने का प्रयास करता है, क्योंकि अपर्दन होता रहता है पर्वतों पर भी। कभी कभी अंतिम अवस्थाओं में पर्वतों का उत्थान पुनः प्रारंभ हो जाता है, जिसे पुनः युवन कहते हैं। सो गाइस, इस टाइप से हमारा ये ख़त्म होता है। अब मैं आप लोग से एक ही गुजारिश करता हूँ कि 17 मिनट की वीडियो में मैंने सोचा था 40-50 मिनट का वीडियो बन जाएगा, तो अब एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब बहुत लोगों ने नहीं किया है, जो कि वीडियो को देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं। ठीक है, सो लेट्स जल्दी सब्सक्राइब करो यार, और वॉच टाइम का इशू जो मेरा है ना उसे पूरा कर दो, वीडियो को पूरा देखा करो। ठीक है, थैंक यू सो मच। वीडियो को करते हैं द एंड, और ये चैप्टर भी हो गया एंड, इससे जितने भी क्वेश्चन बनने वाले होंगे उसके बारे में हम लोग बातें करेंगे। तब तक के लिए बाय, और अब मिलते हैं आप लोगों से किसी नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।